एक छोटे से गांव में रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। रामू की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था और लोगों के खेतों में मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह के समय सीमा आंगन में खाली चूल्हे पर बैठी थी। पास ही रामू अपने पुराने कपड़े पहना हुआ था। रामू, थोड़ा जल्दी कर लो, आज हरिया काका के खेत पर देर हो गई तो वो फिर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ सीमा, जानता हूँ, पर रात की गर्मी की वजह नींद ही नहीं आई। इस वजह से पूरा शरीर टूट रहा है। रामू, रोज की मजदूरी से कुछ बचता नहीं, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पीछे के खाली जमीन पर कुछ सब्जियां उगा लूं। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। चलो अब मैं निकलता हूँ, पर सुनो, अगर समय मिला तो बाजार से थोड़ा नमक और मिर्च ले आऊंगा। हाँ ले आना, वरना दाल पानी जैसी लगती है। रामू अपना फावड़ा उठाता है और बाहर निकल जाता है। रामू खेत में पसीना बहाते हुए काम कर रहा था। तभी पास में हरिया काका आते हैं। रामू, जरा तेजी से काम करो, दोपहर से पहले ये पट्टी तैयार होनी चाहिए। जी काका, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस जरा थकान हो रही है। थकान एक मजदूर के अंदर नहीं होती रामू। जब पेट भर खाना मिलेगा तभी चैन आएगा। काम पूरा करो, फिर कुछ पैसे दूंगा। पैसे नहीं, अगर हो सके तो थोड़ा गेहूं ही दे देना, घर में आटा भी नहीं बचा। हरिया काका थोड़ी देर उसे देखते हैं, फिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोपहर का समय रामू थका हुआ बैठा था। पास में और दो मजदूर पानी पी रहे थे। रामू के पास एक फटी थैली थी जिसमें सिर्फ एक बासी रोटी थी। वह उसे निकालता है और खाने लगता है। रामू भाई, आज फिर बासी रोटी खा रहे हो? भाई, जब तक किस्मत साथ नहीं होती तब तक रोटी बासी ही होगी। ये सुन दोनों मजदूर भावुक हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में रामू की मेहनत के प्रति सम्मान झलकता है। शाम का समय सीमा मिट्टी का दिया जला रही थी। रामू थका हारा घर लौटता है। उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा था जिसमें थोड़ा आटा था। रामू, क्या लाए? हरिया काका ने कहा, पैसे नहीं है, पर मेहनत देखकर थोड़ा गेहूं का आटा दे दिया। भगवान उन्हें सुखी रखे, अब 2 दिन चैन से खाना खा सकेंगे। लेकिन रामू, हम ऐसे कब तक ये जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे? मुझे तो ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर लग रहा है। तुम्हारा कहना ठीक है सीमा, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं कल से कोई लगा बंधा काम ढूंढ लूंगा, जिससे मुझे रोज मजदूरी ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह का समय रामू एक पुराना झोला हाथ में लिए हुए धीरे धीरे चल रहा था। वो अलग अलग जगह पर जाकर काम मांगता है। महेश भैया, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए, मैं भी थोड़े हाथ पैर चला लूंगा। रामू, अभी तो दुकान में लड़का रखा है और ज्यादा भीड़ नहीं है, जब जरूरत होगी तब बताऊंगा। रामू थोड़ा उदास होकर आगे बढ़ता है। दोपहर का समय रामू एक मिठाई की दुकान के पास रुकता है जहाँ कुछ लोग बैठे थे। चाचा, कोई काम मिल सकता है क्या? मैं आपके बर्तन मांज दूंगा और साफ सफाई भी कर दूंगा। अरे रामू, तू अब ये काम करेगा? चल भाई आगे बढ़, यहाँ हमारे लड़के ही बहुत हैं। रामू की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। रामू थका हारा और निराश होकर घर की ओर लौट रहा था। उसी समय सामने से गांव के मुखिया जी बैलगाड़ी से उतरते हैं। वे रामू को अच्छे से पहचानते थे। अरे रामू बेटा, क्या बात है, बड़ा परेशान दिख रहा है। नमस्ते मुखिया जी। हाँ, बस काम की तलाश में निकला था, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। तू मेहनती लड़का है रामू, मैं जानता हूँ तू खेतों में दिन रात पसीना बहाता है। ऐसा कर, मेरी आटा मिल में थोड़ा काम खाली है। मजदूरी ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन रोज का काम पक्का रहेगा। मुखिया जी, सच कह रहे हैं आप? हाँ रे, गांव का मेहनती आदमी भूखा नहीं रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। कल सुबह आ जाना, काम दिखा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने आज उम्मीद जगा दी। बस मेहनत ईमानदारी से करना, आगे रास्ता खुद बन जाएगा। रात का समय रामू घर लौटता है। सीमा चूल्हे के पास बैठी थी। रामू मुस्कुराते हुए आता है। आज कुछ बात बनी क्या रामू? हाँ सीमा, आज मुखिया जी से मिला, अब उनकी मील में काम मिलेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो अब हमारे भी दिन बदलेंगे। हाँ, अब मेहनत और दुआ दोनों हमारे साथ है। सीमा थाली में रोटी परोसती है। दोनों मिलकर सादा भोजन करते हैं।
अगली सुबह रामू समय से पहले ही मील पहुंच जाता है। कुछ मजदूर गेहूं और बोरे उठा रहे थे। मुखिया जी रामू को बुलाते हैं। रामू, देखो, तुम्हारा काम है बोरे लाना ले जाना और मशीन में गेहूं डालना। ध्यान रखना कहीं हाथ ना फंस जाए। जी मुखिया जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद रामू तुरंत काम में लग जाता है। वह बोरे उठाता है, मशीन में गेहूं डालता है और खूब मेहनत करता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। शाम को रामू थका हुआ घर लौटता है। सीमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गए रामू, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था सीमा। सारा दिन काम किया, थोड़ी थकान है, पर दिल को सुकून मिला। पहली बार लगा कि कुछ कर रहा हूँ अपने लिए। भगवान का शुक्र है। देखो, आज मैंने बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी बनाई है। दोनों बैठकर सादा खाना खाते हैं। उनके बीच शांति और सच्चा प्रेम दिखाई देता है। अगले दिन रामू फिर से सुबह जल्दी मील में पहुंचता है। वो पहले से ज्यादा मेहनत करता है। आज बोरे उठाते उठाते उसे दोपहर हो जाती है। पसीने से तरबतर रामू की आंखों में हल्की थकान और भूख दोनों झलकती हैं। आज बहुत जोर से भूख लग रही है। सीमा के हाथ की रोटी तो शाम को ही मिलेगी। क्यों ना आज हेमू के ढाबे पर कुछ खा लूं? इसके बाद रामू पैदल चलता हुआ हेमू के ढाबे पर पहुंचता है, जहां कुछ खटिया, कुछ बेंच पट्टी थी। दूर से दाल, रोटी और घी की महक आ रही थी। रामू वहां पहुंचता है। आओ रामू भाई, पहली बार दिखे हो अपने ढाबे पर, क्या खिलाऊं? आज जरा भूख तेज लगी है शंभू, एक प्लेट दाल चावल दे दो। वाह, अब तो रामू भाई कमाने लगे हैं। हाँ, मुखिया जी की मील में काम मिल गया है। रामू हंसता है और शंभू प्लेट में गर्मा गर्म दाल चावल परोसता है। कितना अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत से कमाए पैसों से पेट भरता है। रामू ने दाल चावल खा लिया था। फिर जेब से अपने सिक्के निकालता है और काउंटर की तरफ जाता है। वहां ढाबे का नौकर शंभू बैठा था। भैया, खाना बहुत अच्छा था, बताओ कितने पैसे हुए? आपने एक बड्ढी प्लेट दाल चावल खाया है, इसके हुए 500 रुपए। 500? भैया, दाल चावल के 500 रुपए? हाँ, और क्या मुफ्त में परोसा था? यहाँ कोई लंगर नहीं चलता। भैया, मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ का खाना इतना महंगा होगा। अब बहाने मत बना, खाना खा लिया और अब पैसे नहीं दे रहा। अभी मालिक को बुलाता हूँ। हेमू भैया, जल्दी यहाँ आइए, एक मुफ्तखोर ढाबे पर आया है। कुछ देर बाद हेमू गुस्से में आता है। रामू सिर झुकाए वहां खड़ा था। क्या हुआ रे शंभू? मालिक, इसने खाना खा लिया और अब कह रहा है कि पैसे नहीं है। 500 रुपए के खाने के सिर्फ 20 रुपए दिखा रहा है। अरे, तू वही रामू है ना, मील वाला? हाँ भैया, भूख बहुत लग रही थी, सोचा कि दोपहर का कुछ खा लूं। मुझे सच में नहीं पता था कि खाना इतना महंगा पड़ेगा। तो पहले पूछ क्यों नहीं लिया तूने? क्या समझ रखा है, मुफ्त में खिला देंगे? ऐसा कुछ नहीं सोचा भैया, बस गलती हो गई। गलती? और वो भी 500 रुपए की? अरे भिखारी जैसे कपड़े पहनकर ढाबे में खाने चला आता है। तेरे जैसे लोगों के कारण ही मेरे ढाबे का नाम खराब होता है। रामू थोड़ा डर जाता है। वह विनम्रता के साथ कहता है, भैया, अपमान मत कीजिए। मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत से कमाता हूँ। मैंने उधार नहीं मांगा, बस थोड़ी सी चूक हो गई। तो क्या अब हर चुका हुआ ग्राहक यहीं आएगा? चल निकल यहाँ से, और जो पैसे हैं वही फेंक दे टेबल पर। रामू आंखें झुकाकर धीरे से अपने 20 रुपये निकालता है और मेज पर रख देता है। हेमू अब भी गुस्से में रामू को ताने मार रहा था। तभी वहां एक बाइक रुकती है। उस पर से उतरता है विक्रम, हेमू का अहंकारी और अमीर दोस्त। हेमू, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे विक्रम भाई, देखो ना, ये भिखारी टाइप आदमी खाना खा गया और कहता है पैसे नहीं है। विक्रम रामू को ऊपर से नीचे तक देखता है। ओह, तो अब ऐसे लोग भी ढाबे में आकर पेट भरते हैं? हाँ, इसने पूछे बिना ही ऑर्डर कर दिया और अब कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। हेमू, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये रोज आएंगे, खाना खाएंगे और बहाने बनाएंगे। वो आगे बढ़ता है और रामू को धक्का देता है। क्यों बे, बहुत भूख लगी थी? अब भुगत। हेमू, विक्रम और उसके दोस्त मिलकर रामू को पीटना शुरू कर देते हैं। रामू कुछ कह भी नहीं पाता, बस खुद को बचाने की कोशिश करता है। ढाबे के आसपास बैठे लोग तमाशा देखते हैं, पर कोई बीच में नहीं आता।
कुछ देर बाद रामू जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके बदन पर चोट के निशान थे। हेमू पास आकर फिर बोलता है, शुक्र मना कि मैंने तुझसे बर्तन नहीं मंजवा रहा हूं, क्योंकि तुझसे बर्तन मंजवाऊंगा तो मेरी दुकान की इज्जत भी चली जाएगी। चल भाग यहाँ से, और आइंदा कहीं दिख मत जाना, वरना कचरे में फेंक देंगे। रामू की आंखों में आंसू थे। वह कुछ नहीं बोलता, बस धीरे धीरे वहां से निकल आता है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरा सूझा हुआ था। संध्या का समय। रामू रोता हुआ घर आता है। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही रामू को देखती है, दौड़कर उसके पास आती है। रामू, ये क्या हुआ? कौन था ये दरिंदा? हेमू और उसका दोस्त विक्रम। सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। कैसे लोग हैं ये? किसी गरीब पर जरा भी तरस नहीं आता। रामू, हमारा गरीब होना ही पाप है? सीमा, आज मैं टूटा नहीं हूं, आज मैं पूरा जागा हूं। अब इस अपमान को अपनी ताकत बनाऊंगा। रामू, अब चुप बैठने का समय नहीं है। हमें मुखिया जी से शिकायत करनी चाहिए। ये जो हुआ है वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी भी गरीब के साथ हो सकता है। सीमा, मुखिया जी तो बड़े आदमी हैं। क्या वो हमारी बात सुनेंगे? अगर नहीं सुनी तो हम गांव में आवाज उठाएंगे, पर कोशिश तो करनी ही होगी। अगली सुबह मुखिया जी अपने चबूतरे पर बैठे हुए हैं। चारों ओर गांव के कुछ लोग बैठे हैं। रामू और सीमा वहां पहुंचते हैं। मुखिया जी, रामू के साथ जो हेमू और उसके लोगों ने किया वो गलत था। एक प्लेट दाल चावल के 500 रुपए मांगना, फिर उसे पीटना, क्या यही न्याय है? सीमा बहू, मैं मानता हूं कि रामू को मारा गया, पर हेमू का ढाबा भी तो है नामी। वहां अच्छा खाना मिलता है, और जब चीज अच्छी हो तो दाम भी थोड़ा ज्यादा होता है। मैंने कभी मुफ्त में खाना नहीं मांगा मुखिया जी। जितना था उतना देने गया था, पर बदले में गालियां और मार मिली। और आप भी हेमू की तरफदारी कर रहे हैं। क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती इस गांव में? मुखिया थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बात को मोड़ने की कोशिश करता है। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं हेमू को अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उसने सही किया। तो फिर गलत को गलत क्यों नहीं कहते? ठीक है, मैं इस विषय में हेमू से एक बार बात करूंगा, देखता हूं क्या किया जा सकता है। बस एक बात जान लीजिए मुखिया जी, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आवाज उठाना जानते हैं। मुखिया जी चुप हो जाते हैं। रामू और सीमा वहां से चले जाते हैं। दोपहर का समय। कमरे में सीमा और रामू चुपचाप बैठे थे। रामू की आंखों में गुस्सा और अपमान साफ झलक रहा था। देख लिया रामू, जब अपना ही मुखिया गरीब की नहीं सुनता तो ये गांव कैसा होगा? अरे एक तो इतनी मुश्किल से काम मिला, ऊपर से हरामजादों ने मारकर ये हाल कर दिया। सीमा, ये हेमू बहुत पैसे वाला है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मुखिया भी उसकी तरफदारी करता है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब न्याय मैं खुद करूंगा। तो फिर क्या करेंगे हम? इस तरह तो न्याय मिलेगा नहीं। अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। रामू तेजी से दरवाजे से बाहर निकल जाता है। सीमा पीछे से चिल्लाती है, लेकिन रामू नहीं रुकता। उधर मुखिया जी धीरे धीरे चलते हुए ढाबे पर पहुंचते हैं। हेमू मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है। अरे मुखिया जी, आइए बैठिए, कुछ खिलाऊं आपको। हेमू, पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सुना है तूने कल रामू को पीटा, तो क्या करता मुखिया जी? वो भीख मांगने जैसे हालत में मेरे ढाबे पर बैठा था, उसने खाने तक के पैसे नहीं दिए। अब बताओ, ऐसे आदमी को कौन झेले? हेमू, काम तो तेरा अच्छा चलता है, लेकिन लोगों को मारना ये कहाँ की समझदारी है? वो खुद ही मार खाने लायक हरकतें करता है। ढाबे पर बैठा और पैसे नहीं दिए, उल्टा जिद करने लगा। देख, आए दिन तेरे ढाबे से लोगों के पीटे जाने की खबरें आती हैं। मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। हर किसी की इज्जत होती है हेमू, चाहे गरीब हो या अमीर। अगली बार किसी को मारने की खबर आई तो पंचायत में तेरे खिलाफ बात होगी। ये कहकर मुखिया वहां से चले आते हैं, पर हेमू का चेहरा तन जाता है। रात हो चुकी थी। रामू अकेला जंगल में चल रहा था। अब और सहन नहीं होगा, या तो मैं मर जाऊंगा या फिर इस जुल्म को मिटा दूंगा। घर पर सीमा दरवाजे पर खड़ी थी और बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। रामू अभी तक नहीं आए, न जाने कहाँ चले गए। ना कुछ बताया ना कुछ कहा। उधर जंगल के किनारे पर एक पेड़ के नीचे रामू अकेला बैठा था। उसका चेहरा दुखी और क्रोध से भरा था। हेमू,
तेरा ये अपमान भूला नहीं जाएगा। एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, फिर देखना क्या होगा। तभी पीछे से एक मधुर स्वर सुनाई देता है। बेटा, रात के इस अंधेरे में तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है और तेरे चेहरे पर इतनी उदासी और क्रोध क्यों है? रामू चौंकता है। वह बाबा को इस प्रकार देखकर कुछ देर चुप रहता है। कुछ नहीं बाबा, जिंदगी ने मजाक बना दिया है मेरा। भूखा हूं, लेकिन पेट की आग से ज्यादा दिल में आग जल रही है। बेटा, तू अपने दुख बांट सकता है। बोल, क्या हुआ? रामू पूरा किस्सा बाबा को बताता है। गरीब की वजह से बेइज्जती, ढावे पर पिटाई और सीमा की चिंता। बेटा, ये दुनिया बाहरी दिखावे को महत्व देती है, लेकिन ईमानदार और मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। इसके बाद बाबा अपनी पोटली खोलते हैं। उसमें से एक थाली में स्वादिष्ट भोजन निकालते हैं। ले बेटा, भूखा है ना, पहले कुछ खा ले। बाबा, मैं नहीं खा सकता। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अगर पैसे नहीं दिए तो कहीं आप भी हेमू की तरह। अरे बेटा, ये तो सेवा है, सौदा नहीं। इंसानियत में कुछ देने के लिए दिल बड़ा चाहिए, पैसा नहीं। बाबा का ये व्यवहार देख रामू की आंखें भर आती हैं। धन्य हैं आप बाबा। ये कहकर रामू खाना खाने लगता है। कुछ ही देर में वह सारा खाना खा लेता है। अब उसके चेहरे पर संतोष था। तो अब मुझे ये बता कि तेरे मन में क्या इच्छा है? तू क्या चाहता है जीवन में? बाबा, मेरी तो बस यही तमन्ना है कि मैं एक ऐसा ढाबा खोलूं जहां से कोई भी गरीब भूखा न लौटे, जिसके पास पैसे न भी हों फिर भी वो स्वादिष्ट खाना खा सके। क्योंकि मैंने खुद भूख और अपमान झेला है बाबा, और मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ ऐसा हो। बाबा गंभीर होकर रामू को गौर से देखते हैं। हे रामू, तेरी नीयत बहुत साफ है। आजकल के जमाने में ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। तेरे इसी विचार और त्याग की भावना से मैं प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूं। बाबा अपने एक पीतल का चमकता हुआ बर्तन निकालते हैं। ये लो, ये जादुई बर्तन है। जो भी खाने की इच्छा तुम इस बर्तन से करोगे वह तुरंत हाजिर हो जाएगा। मगर एक बात याद रखना, इस बर्तन से सिर्फ जरूरत भर की चीजें मांगना। यदि लालच में आकर कुछ भी ज्यादा या अनुचित मांगोगे तो ये बर्तन कुछ नहीं देगा और हो सकता है कि अपना असर भी खो दे। मैं वचन देता हूं बाबा, मैं सिर्फ जरूरत के अनुसार ही इसका उपयोग करूंगा। ये मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मैं इसे गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। जाओ रामू, तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है। ईमानदारी और सेवा की राह पर चलते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बाबा धीरे धीरे वहां से अदृश्य हो जाते हैं और रामू भी उस बर्तन को सीने से लगाकर घर की ओर चल देता है। सीमा अब भी रामू के लौटने का इंतजार कर रही होती है। तभी रामू थका हारा और हाथ में बर्तन ले आता है। अरे रामू, कहाँ थे तुम? और ये बर्तन कैसा है? सीमा, बहुत कुछ हुआ है आज रात, मैं तुझे सब बताता हूँ। दोनों घर के भीतर चले जाते हैं। सीमा, आज जंगल में साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मेरी बातों से खुश होकर ये जादुई बर्तन दिया। जादुई बर्तन? हाँ, इससे जिस भी खाने की इच्छा करेगो वो बनकर आ जाएगा। मगर बाबा ने कहा है सिर्फ जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना, लालच नहीं करना। अरे वाह रामू, फिर तो चलो देखते हैं कि ये सच में काम करता है या नहीं। ओ जादुई बर्तन, हमें 2 लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना दो। कुछ ही क्षणों में बर्तन से गर्मा गर्म खाना निकलता है। रोटी, सब्जी और खुशबूदार चावल। हे राम, ये तो चमत्कार है। अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा सीमा, गरीबों के लिए ढाबा खोलूंगा। अगली सुबह रामू के घर के बराबर में छोटी सी छप्पर वाली जगह में ढाबा लग चुका था। रामू और सीमा काम में व्यस्त थे। वे बर्तन को छिपाकर अंदर रखते हैं और बाहर खाने के लिए मेज कुर्सियां सजाते हैं। रामू, देखना, आज दिन हमारा है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है जो पुराने कपड़े पहने हुए था और काफी थका लग रहा था। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा, बहुत भूखा हूँ। आइए बाबा, ये ढाबा आप जैसे लोगों के लिए ही है। रामू अंदर जाकर बर्तन से कहता है, एक गरीब बाबा के लिए गर्म और स्वादिष्ट खाना दो। बर्तन से लाजवाब खाना निकलता है। बूढ़ा खाना खाता है। ऐसा खाना खाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, क्या खाना है? इसकी खुशबू तो रूह तक में उतर गई। आपको अच्छा लगा बाबा? अब बताइए,
कितने पैसे दूं? क्यों हंस रहा है बेटा? मैं ही पैसे दूंगा ना। बताओ कितना हुआ? सिर्फ 10 रुपये हुए बाबा। क्या सिर्फ 10 रुपए? इतने कम पैसों में इतना स्वादिष्ट खाना? हाँ बाबा, अब यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। न पैसे की टेंशन, न स्वाद की कमी। बेटा, तेरा ढाबा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं और लोगों को भी लाऊंगा यहाँ। बस सबका पेट भरे, यही मेरी कमाई है बाबा। धीरे धीरे रामू का ढाबा अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था। स्वादिष्ट भोजन, सस्ते दाम और नम्रता से भरे व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया था। रामू भैया, सच कहूं तो आपके ढाबे जैसा स्वाद पूरे शहर में नहीं। धन्यवाद भैया, मेरा उद्देश्य ही यही है कि कोई भूखा ना रहे। शाम का समय रामू के ढाबे पर बढ़ते ग्राहक देख हेमू चिंता में पड़ गया। ये रामू का ढाबा हर दिन मेरे ग्राहक छीन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई चाल है, कोई रहस्य है इस सब के पीछे। कल ही उसे ढूंढकर बात करनी पड़ेगी। बस अब बहुत हुआ। अगली सुबह हेमू और विक्रम ने योजना बनाई। उन्होंने रामू को रास्ते में रोका। रामू, अब बता भी, तू इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? कुछ नहीं, बस ईश्वर की कृपा और मेहनत है। झूठ मत बोल। इतने में हेमू और विक्रम ने रामू को पीटना शुरू कर दिया। फिर रामू को मजबूर होकर सब कुछ बताना पड़ा। ये सुन हेमू और विक्रम ने देर नहीं लगाई। वे उसी रात रामू के घर जा पहुंचे। ओ बर्तन, हमें सोने चांदी दे, बहुत धन चाहिए हमें। बर्तन शांत रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। शायद ये खाना देने वाला बर्तन है। ओ बर्तन, हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बना। लेकिन बर्तन फिर भी शांत रहा। न कोई आवाज, न किसी प्रकार का खाना। धोखा दिया इस रामू ने। इस बर्तन में कुछ नहीं। चलो छोड़ो इसे, ये सब नाटक है। इसके पीछे कोई और ही बात है और हम इसका पता लगा कर ही रहेंगे। हेमू और विक्रम गुस्से से तिलमिलाकर वहां से चले गए। अगले दिन भी रामू का ढाबा पहले जैसा ही चल रहा था। लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे थे और खाने की खुशबू हवा में फैल रही थी। रामू भैया, आप जैसे लोग समाज की असली संपत्ति हैं। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे, वही काफी है। हेमू और विक्रम गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे, क्योंकि उसकी दुकान के काफी ग्राहक कम हो गए थे और उन्हें आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ रही थी। ये रामू कैसे हर दिन 100-200 ग्राहकों को खिला देता है? कोई तो राज है उसके पास। कल उस बर्तन से पैसे मांगने पर भी कुछ नहीं निकला। मुझे तो लगता है कुछ न कुछ जादू है उसमें। तो अब क्या करें? अगर उसके ढाबे को बंद नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। एक उपाय है, अगर उसके खाने में थोड़ा सा जहर मिला दिया जाए तो लोग डर जाएंगे और कोई उसके ढाबे पर नहीं आएगा। क्या सच में? लेकिन पकड़े गए तो? अरे हम सावधानी से काम करेंगे, कोई नहीं देखेगा। बस एक बार कर दो, फिर रामू खत्म। रामू ग्राहकों को खाना खिला रहा था। सीमा कुछ लेने के लिए गई हुई थी। लो भैया, गरम गरम पूड़ी और सब्जी। और बताओ, कोई कमी हो तो? हेमू और विक्रम ढाबे के पीछे से आते हैं और धीरे से बर्तन के पास पहुंचते हैं। चल जल्दी कर, जहर डाल दे। हेमू जेब से शीशी निकालता है। तभी जोर से सीटी बजती है। मुखिया हाथ में लाठी लेकर आता है। पुलिस भी उसके साथ थी। पकड़ लो इन दोनों को। जहर मिला रहे थे ये रामू के खाने में। नहीं मुखिया जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, हमें फंसाया जा रहा है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। तुम दोनों ने कल रात भी रामू से मारपीट की थी। शर्म करो। चलो थाने, अब तुम दोनों वहीं की हवा खाओगे। हेमू और विक्रम को हथकड़ी लगा कर ले जाया जाता है। रामू भावुक होकर मुखिया के पास आता है। मुखिया जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर वो खाने में जहर डाल देते तो न जाने कितने गरीब मारे जाते। रामू, तेरी नीयत साफ थी, इसलिए भगवान ने भी तेरा साथ दिया। अब चल, मुझे भी कुछ स्वादिष्ट सा खाना खिला दे। रामू हंसते हुए खाना परोसने लगता है। सभी लोग ताली बजाते हैं।